जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सौरभ सिविल एकेडमी पे 30 जून 2026 की करंट अफेयर्स में। आज महीने का लास्ट दिन है और इस महीने की लास्ट करंट अफेयर्स को हम लोग और भी अच्छे से करेंगे। वैसे प्रतिदिन हम लोग अच्छे से करंट अफेयर्स को करते हैं, आज और भी अच्छे से करेंगे। क्वेश्चन भी बहुत अच्छे अच्छे हैं, टॉपिक भी बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे करंट अफेयर्स बाइलिंगुअल होते हैं। बाइलिंगुअल के साथ साथ आप किसी भी एग्जाम में बैठे, चाहे यूपीएससी में बैठे, यूपीपीएससी में बैठे, चाहे आप किसी स्टेट पीसीएस में बैठे हैं, आपके लिए करंट अफेयर्स क्या है, बिल्कुल ये रामबाण साबित होगी। करंट अफेयर्स क्या है, बिल्कुल आपके लिए रामबाण साबित होगी। आप एसएससी बैठिए, रेलवे बैठिए, किसी भी एग्जाम में बैठिए, आपके लिए एप्लीकेबल है। आप लोग इसके नोट्स बनाइए, पर डे इसका रिवीजन करिए, क्योंकि देखिए रिवीजन मस्ट होता है। रिवीजन नहीं करेंगे आप तो कोई फायदा नहीं। आप नोट्स बनाइए, रिवीजन करिए, इनको मैं 30 MCQ कराता हूँ, इनको आप रिवाइज करिए, देखिए आपको कितना बेनिफिट मिलने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज करंट अफेयर्स को। हरियाणा एंड राजस्थान वाटर एग्रीमेंट। देखिए अभी अभी क्या है कि हरियाणा, एक स्टेट का नाम सुना होगा हरियाणा, और दूसरे स्टेट का नाम है राजस्थान। इन दोनों के बीच क्या हुआ है कि एक एग्रीमेंट हुआ है, एक पैक्ट था। 1994 का एक पैक्ट था। चलिए पहले जानते हैं कि इस पैक्ट को क्या कहते हैं। 1994 में एक पैक्ट हुआ था कि जो यमुना का पानी है, यमुना नदी का पानी, माता यमुना नदी का जो पानी है, ये जो है किन किन राज्यों से आता है। पहले तो ये जानते हैं, जैसे हमारा उत्तराखंड, इससे वर्तमान में उत्तराखंड से आ रहा है। यूपी, यूपी यमुना है। यूपी के साथ साथ क्या कहते हैं, राजस्थान में यमुना माता है, नहीं, ठीक है। राजस्थान में इसका पानी जाएगा, ठीक है। हरियाणा में यमुना जी हैं। तो जिन जिन राज्यों से यमुना का पानी जाता है या यमुना के पानी से राज्यों में कोई इफेक्ट पड़ता है, मतलब जैसे कि जो बांध वगैरह बने हैं, तो उनसे रिलेटेड ये पैक्ट था। तो ये पैक्ट पढ़ते हैं। 1994 के ऊपरी यमुना नदी बोर्ड समझौते को लागू करने के लिए राजस्थान और हरियाणा सरकार की भी हस्ताक्षर होता है। इन दोनों सरकारों के हस्ताक्षर हुआ है। ये समझौता क्या है, मूल रूप से 1994 समझौते में उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, हिमाचल और उत्तराखंड शामिल हुआ था। अब देखिए उत्तराखंड 2000 में क्यों हुआ, आपको पता है कि 2000 में क्या है कि एक अलग राज्य बन गया था। उत्तर प्रदेश जो हमारा है, उत्तर प्रदेश से एक राज्य था, यहाँ से कट के क्या उत्तराखंड अलग हो गया। तो 2000 में उत्तराखंड अलग हो गया, तो उत्तराखंड 2000 में शामिल हो गया। अच्छा, तो इसमें था क्या कि एक पाइपलाइन बिछाई जाएगी। क्या बिछाई जाएगी, एक पाइपलाइन बिछाई जाएगी हरियाणा से। और ये पाइपलाइन कहाँ पर जाएगी, राजस्थान में जाएगी। राजस्थान में कहाँ जाएगी ये पाइपलाइन, शेखावटी में जाएगी। कहाँ जाएगी, शेखावटी एरिया में। ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। शेखावटी एरिया में पाइपलाइन जाएगी और इस पाइपलाइन के थ्रू जो है राजस्थान के क्षेत्रों में क्या है, पानी पहुंचाया जाएगा। समझे, मतलब योजना क्या थी, इस पैक्ट के थ्रू राजस्थान, हरियाणा से जो हथनी कुंड बैराज है वहां से पानी छोड़ा जाएगा। और ये पाइप कहाँ पे जाएंगे, ये राजस्थान के शेखावटी एरिया में जाएंगे और यहाँ पे आपूर्ति होगी। अच्छा, आपूर्ति किस काम में आएगी, पेयजल में, सिंचाई है, इन सब कामों में आपूर्ति क्या है, काम आएगी। दूसरी चीज क्या कह रहा है कि ये जो शेखावटी एरिया, इसमें क्या सीकर आता है, चुरू आता है, झुंझुनू आता है। तो राजस्थान के 3 एरिया आते हैं, एक सीकर आता है, चुरू आता है, झुंझुनू आता है। मतलब हथनी कुंड बैराज से पानी छोड़ा जाएगा। तो ये भूमिगत नहर, 3 भूमिगत नहरें हैं, मतलब 3 कैनाल है, अंडरग्राउंड कैनल है। इन कैनल के रास्ते पाइपलाइंस है और इन पाइपलाइन के रास्ते जो शेखावटी में पानी जो है पहुंचाएगा, किसके द्वारा, हरियाणा का द्वारा। अच्छा, ये पैक्ट हो तो गया था लेकिन उस समय लागू नहीं हुआ था। लेकिन अभी अभी क्या हुआ है, 2026 में ये पैक्ट क्या हो गया, ये पैक्ट 2026 में पुनः लागू हो गया। क्या हो गया है, पुनः लागू हो गया, नहीं तो लागू हो गया, पुनः नहीं, लागू हो गया। और इस लागू होने से जो अपर यमुना, क्या कहते हैं, रिवर बोर्ड फैक्ट, रिवर बोर्ड अपर यमुना है, वहां से क्या जाएगा, पानी जाएगा हथनी कुंड बैराज हरियाणा से। और ये राजस्थान के शेखावटी एरिया में जाएगा। शेखावटी एरिया में झुंझुनू, चूरू और क्या आते हैं, सीकर आते हैं। इन डिस्ट्रिक्ट को पहुंचेगा, अंडरग्राउंड कैनाल है। और इनमें कौन कौन से राज्य शामिल हैं, मैंने आपको बताया, यूपी, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, हिमाचल। देखिए जहां जहां यमुना जी है वहीं वहीं है। देखिए यूपी हो गया, हिमाचल हो गया, राजस्थान हो गया, दिल्ली हो गया, हिमाचल हो गया, है ना। तो वही वही सब है, अब उससे पानी जाएगा। क्वेश्चन करते हैं। अच्छा, ये चीज और ध्यान रखिएगा, जब ये एग्रीमेंट हुआ तो कौन कौन था, एक तो सीएम थे, राजस्थान और हरियाणा के मुख्यमंत्री थे, गृह मंत्री अमित शाह जी थे, और जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल। ये ध्यान रखिएगा, जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल, होम मुख्यमंत्री और दोनों राज्यों के क्या, मुख्यमंत्री थे। चलिए क्वेश्चंस करते हैं। विच आर द फॉलोइंग नॉट अ पार्ट ऑफ द ओरिजिनल 1994 अपर यमुना रिवर बोर्ड। देखिए ये पूछेगा, इंपॉर्टेंट है ना। यूपी, उत्तराखंड,
हिमाचल राजस्थान, देखिए आप सोचेंगे उत्तराखंड है, लेकिन ओरिजिनली पूछा ना, चीजों को गौर करिए आप, देखिए ओरिजिनली पूछा है तो ये उत्तराखंड नहीं था ना। नहीं, देखिए में कौन सा मूल, मूल 1994 में नहीं था तो उत्तराखंड नहीं था। कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द 2026 हरियाणा राजस्थान वाटर एग्रीमेंट। हरियाणा राजस्थान जल समझौते के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। द वाटर विल सप्लाई टू शेखावटी रीजन इंक्लूडिंग सीकर, झुंझुनू, सीकर, चूरू और झुंझुनू। बिल्कुल सही बात है, सीकर, चूरू, झुंझुनू में जाएगा। द वाटर इज सोर्स फ्रॉम हाथनी कुंड बैराज ड्यूरिंग द मानसून। हाँ, मतलब जो भी ये मानसून सीजन आएगा तो मानसून सीजन में क्या हो जाएगा, जो तीन जो कैनाल है, अंडरग्राउंड कैनाल है, भूमिगत जो कि नहरें हैं, इनसे क्या जाएगा, इनसे पानी होते हुए जाएगा। तो सही हो गया, हाथनी कुंड बैराज से पानी लिया जाएगा। अभी कुछ दिन पहले सुने होंगे कि हरियाणा ने पानी रोक दिया था जब केजरीवाल जी की गवर्नमेंट थी दिल्ली में, तो उसमें विवाद चल रहा था हथनीकुंड बैराज का। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बैराज है। राजस्थान शेखावटी रीजन विल रिसीव वाटर वाया 3 अंडरग्राउंड कैनल। बिल्कुल सही बात है, राजस्थान का शेखावटी रीजन जो है 3 अंडरग्राउंड कैनल से पानी रिसीव करेगा। बिल्कुल सही बात है, क्यों, क्योंकि 2026 एग्रीमेंट इनफोर्स इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अपर यमुना बोर्ड रिवर पर। देखिए बात बिल्कुल सही है, राजस्थान का शेखावटी क्षेत्र 3 भूमिगत नहरों से पानी मिलेगा, लेकिन इसी वजह से मिलेगा कि मतलब कि 2026 मतलब ऊपरी यमुना बोर्ड समझौते कार्यान्वयन लागू करता है, कार्यान्वयन लागू करता है, लेकिन पैक्ट तो 1994 का है ना। तो पैक्ट लिखता है कि 1994 पैक्ट के थ्रू मिला तो ये सही हो जाता, सही है, लेकिन क्या है कि एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा। चेस ग्रैंड मास्टर अवार्ड अभी अभी देखिए भारत के 96वें और 97 दो ग्रैंड मास्टर बने। देखिए इसको करेक्ट कर लीजिएगा ना, ये आपके 96th है, ये करेक्ट कर लीजिएगा। और ये क्या है आपके, क्या कहते हैं, जीवी हर्षवर्धन जी 97th है ना, ये ध्यान रखिएगा। 98 कोई नहीं बनाया अभी। तो अभी अभी क्या है कि दो ग्रैंड मास्टर पहले, जाने कि भारत के पहले चेस ग्रैंड मास्टर कौन थे, विश्वनाथन आनंद, जिनको कल मैंने पढ़ाया था आपको कि प्रथम राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड उन्हीं को मिला था। किसको मिला था, विश्वनाथ आनंद जी को। ये भारत के पहले चेस ग्रैंड मास्टर हैं। अच्छा, अभी अभी किसको मिला है, एथन वॉस को मिला, 14 वर्ष के हैं, ये कहाँ से है, गोवा से। गोवा के एथन वॉस को जो 98वें ग्रैंड मास्टर, 97वें ग्रैंड, 96वें ग्रैंड मास्टर है, इनको मिला हुआ है। ठीक, अच्छा। और हर्षवर्धन जी भी, ये कहाँ के, चेन्नई के, ये 97 ग्रैंड मास्टर है। अच्छा, देखिए आप ये जानेंगे कि मेज ऑफ चेस कहते हैं, क्योंकि आप जानते हो कि जितने भी हमारे देश में चेस ग्रैंड मास्टर हुए मैक्सिमम देखिए कहाँ से आते हैं, चेन्नई से आते हैं। मैं ये नहीं कहता कि सभी आते हैं, दिल्ली से भी कई ग्रैंड मास्टर आए हैं, कई नॉर्थ ईस्ट से भी देखिए भी पहले ग्रैंड मास्टर आए थे हमारे देश में। लेकिन जो चेन्नई है मतलब ये हब है ग्रैंड मास्टर का, चेस ग्रैंड मास्टर का हब है, तो इसलिए चेन्नई को क्या कहते हैं, मक्का ऑफ चेस कहते हैं। क्या कहते हैं, शतरंज का मक्का कहते हैं। Which of the following recently became the Indian 98 chess grandmaster at the age of 14? देखिए आंसर करेक्ट कर लेंगे कि 96, तो क्या हो जाएगा, एथन वाज। 96वें चेस ग्रैंड मास्टर कौन से हो गए, एथन वाज। कौन हो गए, एथन वाज हो गए। कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट, विश्वनाथन आनंद वाज द फर्स्ट चेस ग्रैंड मास्टर फ्रॉम इंडिया। बिल्कुल सही बात है। चेन्नई इज पॉपुलरली नोन एज मक्का ऑफ चेस इन इंडिया। बिल्कुल सही बात है, विश्वनाथ आनंद भारत चेस के पहले ग्रैंड मास्टर थे। बिल्कुल सही बात है। चेन्नई की लोकप्रियता रूप में, इस रूप से भारत को शतरंज का मक्का कहा जाता है। बिल्कुल सही बात है, दोनों सही हो गया आपका। एथन वॉज रिकॉग्नाइज एट 96 ग्रैंड मास्टर। ठीक है, देखिए ये सही हो जाएगा ना, ये 96 मैंने बताया ना, एथन वॉज को क्या है, 96 ग्रैंड मास्टर रिकॉग्नाइज किया है, बात एकदम सही है। ही हेल फ्रॉम चेन्नई, देखिए यही गलत हो गया, ये कहाँ से, गोवा से, मैंने आपको अभी लिखवाया था ना ऊपर, ये कहाँ से, गोवा से थी, गलत हो गया आपका। ही हेल चेन्नई से आते हैं, गलत, ये गोवा से आते हैं, तो ये सही आ रहा है। टाइम्स हायर एजुकेशन सस्टेनेबिलिटी इम्पैक्ट रैंकिंग। देखिए अभी अभी क्या है कि सस्टेनेबिलिटी इम्पैक्ट रैंकिंग, सस्टेनेबिलिटी इम्पैक्ट रैंकिंग 2026 जारी हुई है। जारी किसने किया है, टाइम्स हायर एजुकेशन से। इसलिए ये ध्यान रखिएगा, टाइम्स हायर एजुकेशन ने अभी अभी क्या है कि रैंकिंग जारी की है। क्या जारी की है, रैंकिंग, कौन सी रैंकिंग, सस्टेनेबिलिटी इम्पैक्ट रैंकिंग 2026, जिसमें एसडीजी फर्स्ट, आपको पता है कि एसडीजी गोल्स है, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 5 में जिसमें जेंडर इक्विटी आता है, उससे मणिपाल एकेडमी जो है विश्व में टॉप की। मतलब कि जेंडर इक्विटी में मणिपाल की हायर एजुकेशन रैंकिंग, हायर एजुकेशन जो एकेडमी है, ये क्या की है, टॉप की है। इन द ओवरऑल रैंकिंग मणिपाल एकेडमी पोजीशन 101 से 200 पर। देखिए तो ओवरऑल देखा जाए
मतलब सभी चीजों में, जेंडर इक्वेलिटी में, SDG 1 में, सब में तो देखा जाए तो ये 101 से 200 के बीच में है। लेकिन अगर जेंडर इक्विटी में देखें तो इसका स्थान क्या है, 101 से 200 है। और आपने यूनिवर्सिटी का नाम सुना होगा, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, इसको ग्लोबली क्या है, 23वीं रैंक मिली। कौन सी रैंक मिली है, 23वीं रैंक मिली है। विच इंडियन इंस्टीट्यूशन टॉप द वर्ल्ड इन SDG 5 इन द इम्पैक्ट रैंकिंग, मतलब द इम्पैक्ट रैंक किसको मिला है, मणिपाल एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन। द इम्पैक्ट रैंकिंग 2026 में रैंकिंग समानता में भारतीय संस्थान ने विश्व में शीर्ष स्थान हासिल किया है, मणिपाल एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन। दस कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द सस्टेनेबिलिटी इम्पैक्ट रैंकिंग 2026। टाइम हायर एजुकेशन है, दा मतलब टाइम्स हायर एजुकेशन। तो कौन सी, LPU अचीव 23rd ओवरऑल रैंक ग्लोबली, बिल्कुल सही बात है। मणिपाल एकेडमी फिल्म द 100-200 रैंक बैंड ओवरऑल, भी सही है। क्या था, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी ने वैश्विक स्तर पर 23वीं रैंक हासिल की, सही बात है। मणिपाल एकेडमी समग्र रूप से 101 से 200, ये भी सही बात है, तो दोनों सही हो गए। द इम्पैक्ट रैंकिंग इवेल्युएट यूनिवर्सिटी बेस्ड ऑन यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। क्या कह रहा है कि इम्पैक्ट रैंकिंग संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों के आधार पर विश्वविद्यालयों का मूल्यांकन करती है, बिल्कुल सही बात है। तो SDG के आधार पर करें ना, SDG 1, SDG 2, SDG 5 ऐसे कर रही है। मणिपाल एकेडमी टॉप द ग्लोबल चार्ट फॉर SDG 5 जेंडर इक्वालिटी, ये SDG 5 मणिपाल ने टॉप किया, लेकिन मूल्यांकन UN करता है, इसलिए थोड़ा टॉप की है। सही दोनों है, लेकिन एक्सप्लेनेशन थोड़ी कर रहा है। कोलंबिया प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, अभी भी क्या है कि कोलंबिया में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुए, जिसमें जैम एबेलार्डो जो है क्या किए हैं, एबेलार्डो जो है जीत गए हैं। जैमे एबेलार्डो जो है कोलंबिया में राष्ट्रपति चुनाव जीत गए हैं। अच्छा, और जो नए राष्ट्रपति हैं, क्या कहते हैं, इनका कार्यकाल कब से कब तक चलेगा, 2026 से 2030 तक है। इनका कार्यकाल कब तक है, 2026 से 2030 तक का। ये लोकतांत्रिक संक्रमण दक्षिण अमेरिकी क्षेत्र में राजनीतिक अपडेट को उजागर करता है। देखिए क्या हो गया कि जो भी पॉलिटिकल अपडेट क्या हो रही है, चेंजेस आ रहे हैं ना। एक व्यक्ति थे, उनके चले जाने पे जैम एबेलार्डो जीत गए। अच्छा, इसकी कैपिटल क्या है कोलंबिया की, बोगोटा। क्या है, बोगोटा, ये याद रखिएगा। ये दक्षिण अमेरिकी वो है, क्या कहते हैं, कॉन्टिनेंट में एक देश है। कौन सा दक्षिण में कॉन्टिनेंट में देश है, यहाँ पर पड़ता है ये देश, कोलंबिया। कोलंबिया कैपिटल क्या है, बोगोटा, ध्यान रखिएगा। जैम एबेलार्डो वर रिसेंटली बीन इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री, कोलंबिया। जैम एबेलार्डो को हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है, कोलंबिया। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कोलंबियन प्रेसिडेंट इलेक्शन। जैम एबेलार्डो सिक्योर्ड द प्रेसिडेंसी, बिल्कुल सही बात है। टेन्योर न्यूली इलेक्टेड प्रेसिडेंट स्पैन्स फ्रॉम 26 से 30, भी सही है। जैम एबेलार्डो राष्ट्रपति पद सुरक्षित किया, सही बात है। नव निर्वाचित राष्ट्रपति कार्यकाल 26 से 30 है, बिल्कुल दोनों सही है। तो क्या हो गया, ए सही है, आर से इसका क्या हो गया, कथक का एक्सप्रेशन भी हो गया। जैम एबेलार्डो विल सर्व एज प्रेसिडेंट अंटिल 2030। जैम एबेलार्डो जो है प्रेसिडेंट के लिए सर्व करेंगे 2030 तक, बिल्कुल सही बात, क्योंकि इनका कार्यकाल क्या है, 2026 से 2030 तक का। तो ऑफिशियल प्रेसिडेंट टेन्योर इन द कोलंबिया टर्म ऑफ 14 स्टार्टिंग फ्रॉम 2000। क्यों 2030 तक करेंगे, क्योंकि कोलंबिया में 4 साल का है। 26 में भाई साहब चुनाव जीते हैं एबेलार्डो जी, और 4 साल तो 30 तक रहेंगे, इसलिए 4 साल रह रहे हैं, सही है। इसका भी PM नरेंद्र मोदी विजिट टू सेशंस। देखिए हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी अभी अभी कहाँ गए थे, सेशंस गए थे। कहाँ गए थे, सेशंस गए थे। अच्छा, क्यों गए थे, पहले उसकी कैपिटल क्या है, विक्टोरिया। सेशंस की कैपिटल क्या है, विक्टोरिया। ये कहाँ पर है, हिंद महासागर में एक देश है, इंडियन ओशन में एक देश है, हिंद महासागर में, जिसका नाम क्या है, सेशंस। इसकी कैपिटल क्या है, विक्टोरिया। क्यों गए थे, ये गेस्ट ऑफ ऑनर थे। क्या थे, ये गेस्ट ऑफ ऑनर थे। किस चीज में गेस्ट ऑफ ऑनर थे भैया, ये इंडिपेंडेंस डे था, स्वतंत्रता दिवस समारोह था। किसका स्वतंत्रता दिवस समारोह था, सेशल्स के स्वतंत्रता दिवस समारोह के ये क्या थे, गेस्ट ऑफ ऑनर थे। अच्छा, और ये भारत के पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो सेशल देश के गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में, कौन से गेस्ट ऑफ ऑनर, उनके स्वतंत्रता दिवस में शामिल होने वाले पहले प्रधानमंत्री, कौन से, पहले राष्ट्रपति है। अच्छा, दूसरी चीज क्या कह रहा है, अच्छा, प्रेसिडेंट ऑफ सेशल, देखिए वैबल राम कलावन नहीं है, ये पैट्रिक हरमनी है, ये ध्यान रखिएगा, गलत से करेक्ट कर लीजिएगा, पैट्रिक हरमनी जी है, नहीं ध्यान रखिएगा। जो उसके प्रेसिडेंट है पैट्रिक हरमनी जी है, ठीक है ना। अच्छा, दूसरी चीज क्या कह रहा है कि इनके वेवेल राम कलावन ने इनके हुआ है, पैट्रिक हरमनी जी है। PM मोदी ऑनर्ड विद सेशन एट द हाईएस्ट गार्जियन ऑफ ब्लू हॉरिजन फॉर हिज वर्क टुवर्ड द एनवायरनमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। मतलब क्या कह रहा है, इनको ये अवार्ड क्यों दिया, देखिए दो, ये सशल देश है, अगर कोई व्यक्ति पर्यावरण में
और सस्टेनेबल डेवलपमेंट सतत विकास में अगर योगदान देता है तो उसको गार्जियन ऑफ ब्लू हॉरिजन मतलब हाईएस्ट अवार्ड जो है पुरस्कृत किया जाता है, मतलब उसको दिया जाता है। मतलब कि इन्वायरमेंट और सस्टेनेबल डेवलपमेंट में काम करने के लिए ही प्रधानमंत्री मोदी जी को गार्जियन ऑफ ब्लू हॉरिजन पुरस्कार दिया गया है, जो सेशल्स का हाईएस्ट ऑनर अवार्ड है, जो हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दिया गया है। अच्छा, में किया क्या क्या, देखिए मिशन लाइफ नरेंद्र मोदी जी ने किया था, एक पेड़ माँ के नाम वृक्षारोपण कार्यक्रम था, ठीक है। और इन्होंने इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, आपको पता होगा, मैंने आपको कुछ दिन पहले पढ़ाया था, बिग कैट सऊदी अरब लेटेस्ट मेंबर जुड़ गया है उसमें, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, तो कई ऐसे काम किए हैं वहां का इन्वायरमेंट से रिलेटेड, सतत विकास से रिलेटेड, कि इसीलिए इनको क्या है गार्जियन ऑफ ब्लू हॉरिजन दिया गया है। अच्छा, पीएम मोदी वहां एक नव शक्ति विनयनगर टेम्पल भी गए थे। देखिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्वेश्चन पूछ सकता है ना ऐसे कि उन्होंने विनयनगर मंदिर में भी वो गए थे, पूछ सकता है कि नहीं पूछ सकता, इसलिए याद रखिए कहाँ पर गए थे, टेम्पल है विनयनगर, वहां भी गए थे। विच इज द हाईएस्ट ऑनर ऑफ सेसर बेस्टोर्ड अपॉन नरेंद्र मोदी ड्यूरिंग हिज विजिट गार्जियन ऑफ ब्लू हॉरिजन। अच्छा नेक्स्ट करिए, पीएम मोदी को उनकी यात्रा के दौरान सेशल्स के किस सर्वोच्च सम्मान सम्मानित किया है, गार्जियन ऑफ ब्लू हॉरिजन, याद रखिएगा बहुत महत्वपूर्ण है। पीएम मोदी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द पीएम मोदी विजिट टू सेशल्स। अच्छा क्या कह रहा है, पीएम मोदी सेशल्स यात्रा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ही इज द फर्स्ट इंडियन प्राइम मिनिस्टर टू अटेंड द सेशल्स इंडिपेंडेंट डे अचीवमेंट। बिल्कुल सही बात है, वो भारत के पहले ऐसे प्रधानमंत्री जो सेशल्स के इंडिपेंडेंस डे में चीफ गेस्ट बने। ड्यूरिंग हिज विजिट ही पेड रेस्पेक्ट टू द नवशक्ति विनयनगर टेम्पल। सही बात है, वो क्या है कि नवशक्ति विनयनगर गए, पूजा अर्चना की, बात सही है। चलिए उम्मुक असली है ही वो। पीएम मोदी प्रमोटेड मिशन लाइफ एंड एक पेड़ मां के नाम ड्यूरिंग ऑफिशियल विजिट टू सेशल्स। क्या कह रहा है कि पीएम मोदी ने अपने मिशन के तहत मिशन लाइफ को एक पेड़ मां के नाम को प्रमोट किया, बिल्कुल सही बात है। इसीलिए तो इनको गार्जियन ऑफ ब्लू हॉरिजन इन्वायरमेंट और सस्टेनेबल डेवलपमेंट एफर्ट के लिए दिया गया है। लेकिन याद रखिएगा इन्होंने प्रमोट किया इन्वायरमेंट और क्या कहते हैं सस्टेनेबल इनिशिएटिव को, इसीलिए इनको ये पुरस्कार क्या है दिया गया। तो ए सही आर से इसका क्या है, पीएम फैमिली केयर टेकर प्रोग्राम। देखिए अभी अभी क्या है कि गुजरात सरकार ने क्या लॉन्च किया है, फैमिली केयर टेकर प्रोग्राम। अच्छा इसके तहत क्या किया जाएगा कि प्रेगनेंसी से 18 ईयर्स तक जो भी शिशु बच्चा होगा, शिशु का बच्चा बन जाएगा, उसके जो है डेवलपमेंट, न्यूट्रिशन, हेल्थ और एजुकेशन पे क्या है ध्यान दिया जाएगा। मतलब क्या कह रहा है कि जो फैमिली केयर टेकर प्रोजेक्ट है, इसके तहत प्रेगनेंसी से 18 साल तक उस बच्चे पे उसके डेवलपमेंट, उसके न्यूट्रिशन, उसके हेल्थ, उसके एजुकेशन पर ध्यान दिया जाएगा। अच्छा जो जो मतलब उसको चाहिए, जैसे हेल्थ के लिए वैक्सीनेशन वगैरह चाहिए हो गया, हेल्थ एजुकेशन के लिए हो गया कि वो ड्रॉप ना करे स्कूल, अटेंडेंस रहे पूरी, कौन सी एजुकेशन ले रहा है, अच्छी एजुकेशन ले रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है उसको, लोन वगैरह एजुकेशन के लिए चाहिए उसको, और भी चीजें, ठीक है। और न्यूट्रिशन में जैसे को पोषण का आहार उसको मिल रहा है नहीं मिल रहा, तो इन्हीं सबसे रिलेटेड ये प्रोजेक्ट चालू किया गया है। इसमें लॉन्च किसने किया है, हमारे देश के गृह मंत्री ने, अमित शाह जी, जो क्या कहते हैं सहकारिता मंत्री भी, मिनिस्टर ऑफ कोऑपरेटिव भी है, उन्होंने लॉन्च किया है। क्या करना, ट्रैक करना हेल्थ को, एजुकेशन को, डेवलपमेंट को, प्रेगनेंसी से 18 साल तक, और क्या मैंने बताया ना कि वैक्सीनेशन हो गया, स्कूल इनरोलमेंट हो गया, प्रॉपर न्यूट्रिशन, ये सब क्या करेगा, ये ट्रैक करेगा। पीएम फैमिली केयर प्रोजेक्ट वाज रिसेंटली लॉन्च्ड बाय यूनियन मिनिस्टर अमित शाह। विच स्टेट, किस स्टेट में किया भैया इन्होंने, गुजरात में। फैमिली केयर टेकर प्रोजेक्ट हाल ही में केंद्रीय मंत्री अमित शाह द्वारा किस राज्य में शुरू किया गया है, इसमें शुरू किया गया है गुजरात में। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द फैमिली केयर टेकर प्रोजेक्ट। फैमिली केयर टेकर प्रोजेक्ट के संबंध में निम्नलिखित बातों पर विचार कीजिए। इट मॉनिटर द चाइल्ड डेवलपमेंट पैरामीटर फ्रॉम प्रेगनेंसी अप टू 18 ईयर। इसको सही बात कर रहा है कि ये क्या मॉनिटर कर रहा है कि प्रेगनेंसी से 18 साल तक मॉनिटर करेगा, वैक्सीनेशन हो गया, स्कूल हो गया, न्यूट्रिशन, फोकस किस में करेगा, वैक्सीनेशन, स्कूल, एजुकेशन, न्यूट्रिशन। बात सही है। गर्भावस्था से 18 वर्ष के बच्चों के विकास के मापदंड की निगरानी करता, सही है। स्पष्ट टीकाकरण स्कूली शिक्षा पर केंद्रित है, ये भी बात सही है। क्या एक से दोनों सही हो गया, दोनों से। फैमिली केयर टेकर प्रोजेक्ट कवर हेल्थ ट्रैकिंग अप टू एज ऑफ 18, बिल्कुल सही बात है। क्या कह रहा है कि 18 साल तक ट्रैक करेगा, सही बात है। इट वॉज लॉन्च टू कम्प्रिहेंसिवली कवर चाइल्डहुड इंटरवेंशन एंड न्यूट्रिशन सिक्योरिटी, बिल्कुल सही बात है। इससे क्या है कि जो लॉन्च क्यों किया गया, बट क्या ट्रैक करेगा, क्योंकि इससे क्या होगा कि जो अर्ली चाइल्डहुड की इंटरवेंशन है, मतलब हस्तक्षेप है, हस्तक्षेप कैसे हस्तक्षेप, मतलब बच्चों में पढ़ाना,
उनको पोषण प्रॉपर नहीं मिलना, उनके शिक्षा न मिलना, इन सब से रिलेटेड को ये ट्रैक करेगा। तो जो सही हो गया, व्याख्या कर रहा है। गगन नेविगेशन सिस्टम, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी अभी क्या हुआ है। पहले तो ये जानिए कि जब भी क्या होता था कि गगन सिस्टम ये लॉन्च किसने किया है, ये एक नेविगेशन सिस्टम, नेविगेशन मतलब जैसे क्या जीपीएस है ना, नेविगेशन सिस्टम हमको बताता कैसे क्या जाना है। तो गगन भी क्या है कि ये जीपीएस एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन, इसका फुल फॉर्म है देखिए, जीपीएस एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन इसका फुल फॉर्म है। इसको डेवलप किसने किया है, इसको डेवलप किया है इसरो ने, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन और एएआई, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, मतलब भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र इसको डेवलप किया है। अच्छा, इसे क्यों डेवलप किया है, इसको डेवलप करने से क्या है कि डीजीसी के गगन तकनीक का उपयोग करके पहली बार इंडिगो वाणिज्यिक सेट उदयपुर पर सफलतापूर्वक, क्या है कि पहले हम क्या करते थे कि जैसे देश है हमारा ये, इसमें हमको जो भी विमानों को उतारना है, हम तो यहाँ पर जमीन पर टावर लगे रहते थे, इसके सहारे उतरते थे, जहाज सिग्नल वगैरह देता था, इसके सिग्नल सहारे उतरते थे। लेकिन अब क्या किया गया है कि मतलब क्या कहते हैं, अंतरिक्ष से ही अंतरिक्ष सिग्नल मिल जाएगा, और अंतरिक्ष सिग्नल मिल जाएगा, उसी के सहारे ये जहाज क्या है लैंड कर जाएगा। मतलब जैसे मान लीजिए ये हो गया कंट्री हो गया, ठीक, अब यहाँ पे जहाज को लैंड कर, तो अंतरिक्ष से सिग्नल इसको मिल जाएगा, उसी के सहारे ये क्या है लैंड कर जाएगा। और पहले कैसे होता है, अभी कैसे चलता है, मतलब कि जो भी जमीन पर टावर लगे हो तो वो सिग्नल देते हैं कि उतरना है, कोई विमान तो नहीं आ रहा है, सामने कोई पंक्षी तो नहीं आ रहा है, वैसे करके ही क्या उतरता है। ठीक, तो वैसे ही उन तकनीक का प्रयोग करके पहली बार इंडिगो वाणिज्यिक सेट को जयपुर हवाई अड्डे पर उतारा गया। मतलब इंडिगो इंडिगो का कमर्शियल जेट है, उसको सक्सेसफुल उतार लिया गया है। अच्छा, ये विमान को सटीक और प्रत्यक्ष पार्श्व ऊर्ध्वाधर मार्गदर्शन प्रदान करता है। मतलब कि मैंने क्या कुछ नहीं कि क्या कह रहा है कि जो भी जहाज वगैरह उतरते हैं उनको ये एक्यूरेट, सबसे इंपॉर्टेंट क्या एक्यूरेट इनको गाइडेंस प्रोवाइड करता है कैसे उतरिए। गगन सैटेलाइट बेस्ड ऑगमेंटेशन डेवलप्ड बाय इसरो विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन, एआई। मतलब क्या कह रहा है, गगन उपग्रह आधारित संवर्धन प्रणाली संयुक्त रूप से इसरो और किन संगठन द्वारा विकसित की गई, विमान भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण एएआई। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग गगन नेविगेशन सिस्टम, एन इंडिगो कमर्शियल जेट सक्सेसफुली परफॉर्म अ गाइडेड लैंडिंग एंड उदयपुर यूजिंग गगन। बिल्कुल सही बात है। क्या कह रहा है कि एक इंडिगो कमर्शियल सेट ने गगन का उपयोग करके उदयपुर में सफलतापूर्वक लैंडिंग की, बात एकदम सही है, लैंडिंग सफलतापूर्वक की उपयोग करके। गगन मिशन में ग्लोबल एप्लीकेशन, देखिए एप्लीकेशन थोड़े ऑगमेंटेड है ना, ये क्या है, अब याद करिए, देखिए जीपीएस है ना, ग्लोबल तो है ही नहीं यहाँ पे, देखिए है ना, ग्लोबल तो है नहीं यहाँ पे, देखिए कहाँ गया था, हाँ ग्लोबल जीपीएस है ना। तुरंत गलत हो गया, ये तुरंत क्या हो गया, गलत हो गया, जिससे क्या हो गलत हो गया, इसका फुल फॉर्म आप याद कर लीजिएगा, फुल फॉर्म करके पूछ सकता है आपसे। जीपीएस एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन है, इसमें क्या है ग्लोबल दे दिया, तो क्या हो गया आपका दूसरा गलत हो गया, पहला क्या हो गया सही हो गया, है ना, क्वेश्चन तो है नहीं। गगन प्रोवाइड हाई एक्यूरेसी फ्लाइट पाथ गाइडेंस एंड लैंडिंग एक्यूरेसी, बिल्कुल सही बात है। गगन क्या करता है, ये हाई एक्यूरेसी फ्लाइट पाथ क्या प्रोवाइड करता है, और लैंडिंग को एक्यूरेट बनाने के लिए, लैंडिंग से क्या होती है, बिल्कुल क्या होती है 100% लैंडिंग क्या होती है एक्यूरेट होती है, ये बात ध्यान रखिए, लैंडिंग क्या होती है एक्यूरेट होती है। इट इज ऑगमेंटेशन सिस्टम यूटिलाइजिंग जीपीएस टेक्नोलॉजी स्पेशली टेलर फॉर इंडियन स्पेस, बिल्कुल सही बात है। ये भारतीय हवाई क्षेत्र के लिए तैयारी जीपीएस तकनीक का उपयोग करने वाली संवर्धन प्रणाली, बिल्कुल सही बात है। ये इसीलिए तो है कि ये स्पेस टेक्नोलॉजी का यूज करके क्या कर रहा है, एकदम एक्यूरेट लैंडिंग प्रोवाइड कर रहा है। मतलब गगन एक्यूरेसी क्यों प्रोवाइड करता है, क्योंकि स्पेस टेक्नोलॉजी से कोई भी मतलब जो वेव्स वगैरह है, धुंध वगैरह है, या कोई इसका फर्क इसको नहीं पड़ेगा, तभी हो रहा है, ये हो सकता है, एक्सप्रेशन भी कर रहा है। चाइना एंड बांग्लादेश पोर्ट ट्रीटी, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अभी अभी क्या है कि चाइना और बांग्लादेश के बीच एक ट्रीटी हुई है, किसको ट्रीटी लेके हुई है, मोंगला पोर्ट। मोंगला पोर्ट क्या है कि चाइना यहाँ पे क्या करेगा, इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाएगा, क्या बनाएगा, एक आर्थिक जोन बनाएगा। चाइना यहाँ पे क्या इकोनॉमिक जोन बनाएगा, क्यों बनाएगा, कि देखिए क्या है कि देखिए चाइना सब देशों को कर्ज देता है, आपको पता ही है, चाइना सबको कर्ज देता है, और कर्ज कोई चुका पाता नहीं, इतना दे देता है। उसके लिए फिर लोग क्या करते हैं कि अपने कोई रेलवे गिरवी कर देता है, कोई जमीन गिरवी कर देता है, कोई अपने एयरपोर्ट गिरवी, तो ये सब गिरवी कर लेता है। जब सब लोन निकल जाएगा तो लेके खत्म हो, लेकिन इतना वो लोन दे देता है कि भैया लोग लोन ना चुका पाते हैं, ना कभी जमीन चुका पाते हैं। ठीक है ना, चलिए तो अब हमको बताते हैं ऐसा किया क्यों है। देखिए द एक्सक्लूसिव डेवलपमेंट विल बी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन विल बी डेवलप्ड बाय चाइना एट पोर्ट साइड, मैंने बताया ना कि पोर्ट साइड में क्या है डेवलप करेगा चाइना इसको। इस कदम को रणनीति स्ट्रिंग ऑफ पर्स नीति के तहत देखा जा रहा है। क्या कह रहा है कि चाइना का ये स्ट्रिंग पर्स नीति, देखिए स्ट्रिंग पर्स समझते हैं क्या है ना, देखिए मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लीजिए कि ये आपका क्या है, हमारा
जान से भी प्यारा भारत देश है ये। यहाँ आपको पता है कि एक देश है बांग्लादेश। कौन सा देश है? बांग्लादेश। अच्छा, अब यहाँ पे एक, आप देखेंगे मैं अलग कलर लेके समझा रहा हूँ, बहुत ध्यान समझिएगा। यहाँ पे क्या है? चिटगांव, सुना होगा चिटगांव आर्मी रेड, आर्मरी रेड, सुना होगा। अच्छा, यहाँ पे क्या? मोंगला पोर्ट, जो अभी भी चाइना ने लिया है। अच्छा, इसके बाद अगर आप यहाँ पर आ जाएंगे श्रीलंका पे, तो यहाँ पे एक पोर्ट है हम्बन टोटा। कौन सा? हम्बन टोटा। इधर आ जाएंगे मालदीव में, तो मालदीव में क्या है? माले। अच्छा, और पाकिस्तान में यहाँ आ जाएंगे, तो पाकिस्तान में कौन सा है? ग्वादर। कौन सा है? ग्वादर। इतने पोर्ट को चाइना ने क्या किया? अपने कब्जे में लिया। कितने पोर्ट को? एक, दो, तीन, एक ये चार, एक मोगला, पांच। अच्छा, अब अगर आप एक काम करिए, अगर इन सबको सीरीज से जोड़ दीजिए, देखिए, तो इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को हम कहते हैं स्ट्रिंग ऑफ पल्स नीति। मतलब क्या कर रहा है कि एक, मतलब जो भी स्ट्रिंग बना रहा है, मतलब जो भी क्षेत्र है वहां पे अपना प्रभुत्व जमा के स्ट्रिंग बना रहा है भारत को घेरने के लिए, तो इसी को क्या कहते हैं? स्ट्रिंग नीति कहते हैं। ध्यान से समझिएगा, देखिए इतना मैं अच्छे से एक्सप्लेन किया हूँ आपको कि आप एकदम आराम से समझ जाएंगे। यही कहने की क्या है कि स्ट्रिंग ऑफ पर्स नीति है, भारत के रणनीतिक दबाव बनाने की कर रहा है। ये परियोजना क्षेत्र रूप संवेदन से सुंदरबन डेल्टा के करीब है। किससे करीब है? सुंदरबन डेल्टा के करीब है। देखिए जो इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं समझा दिया आपको, कैसे स्ट्रिंग ऑफ पर्स नीति बन रही है। The Mongla Port recently used for economic zone treaty channel located in बांग्लादेश। चीन के साथ आर्थिक समझौते को लेकर हाल ही में चर्चा में रहा मोंगला बांग्लादेश किसमें है? बांग्लादेश में स्थित है। कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द चाइना बांग्लादेश मोंगला पोर्ट ट्रीटी एंड इकोनॉमिक जोन मोंगला पोर्ट डेवलप्ड बाय चाइना। बिल्कुल सही बात है। द पोर्ट डायरेक्टली इन्वाइट पार्ट ऑफ इकोलॉजिकल सेंसिटिव डेवलपमेंट। हाँ, ये बात सही है। मोंगला पोर्ट एक आर्थिक क्षेत्र चीन द्वारा विकसित किया जाएगा, बात उत्तम है, बिल्कुल सही है। ये बंदरगाह सीधे पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील सुंदरवन को घेरे हुए, बिल्कुल सही, सुंदरवन को डेटा कवर कर रहा है, बात सही है। चाइना, द डेवलपमेंट ऑफ मोंगला पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर बाय चाइना कॉज मैरीटाइम सिक्योरिटी कंसर्न फॉर इंडिया। बिल्कुल सही बात है। भारत के लिए सिक्योरिटी कंसर्न तो है, भारत को घेर रहा है रणनीतिक रूप से। क्यों? क्योंकि इट अलाइन द स्ट्रिंग ऑफ पल्स पॉलिसी स्ट्रेटजी टू इंडियन ओशन। ये इंडियन ओशन में क्या कर, स्ट्रिंग ऑफ पल्स पॉलिसी को अलाइन कर रहा है, स्ट्रेटजी को बना रहा है, तो सही हो गया। देव स्नान यात्रा, अभी भी क्या है कि देव स्नान यात्रा जगन्नाथपुरी में चालू हुई है। अच्छा, इसमें हुआ होता क्या है कि देखिए, आप जगन्नाथ में अगर जाएंगे तो पूरी जगन्नाथ में इसे तीन मूर्तियां हैं। एक भगवान जगन्नाथ की मूर्तियां है, एक उनके क्या कहते हैं बड़े भ्राता बलराम जी की मूर्ति है, और एक इनकी बहन है सुभद्रा जी, इनकी मूर्तियां हैं। तो इसमें क्या किया जाता है कि 108 मिट्टी के मटकों से पानी भरा जाता है। कौन से, कहां से पानी भरा जाता है? स्वर्णकूप से। किससे भरा जाता है? स्वर्णकूप से। स्वर्णकूप से पानी भरा जाता है, और भरने के बाद 108 स्वर्णकूप से इनको क्या है? मूर्तियों को नहलाया जाता है। और नहलाने के बाद क्या है कि इनको वस्त्र पहनाया जाता है। कैसे वस्त्र पहनाए जाते हैं? हाथी पोशाक, गजानन वेश पहनाया जाता है। और दर्शन के समय मंदिर को कुछ दिन के लिए बंद कर दिया जाता है। मतलब दर्शन जो है मंदिर का जनता के लिए कुछ दिन के लिए क्या हो जाता है? बंद हो जाता है। तो ये त्योहार क्या है? जगन्नाथपुरी में चालू, देव स्नान यात्रा पर्व चालू हो गया है, पूरी उड़ीसा में मनाया जाता है। मैंने बताया आपको, जगन्नाथ भगवान बलभद्र और सुभद्रा जी की है, और भगवान को स्वर्ण को गोल्डन वेल से 108 पानी के मटकों से नहलाया जाता है। उसके बाद गजानन के कपड़े पहनाए जाते हैं, और दर्शन को कुछ दिन के लिए बंद कर दिया जाता है। The famous Devsnan Yatra where deities are bathed with 100 pots of water take place in which जगन्नाथ टेम्पल। प्रसिद्ध देव स्नान यात्रा जहाँ देवताओं को 108 गणेश के जलों से स्नान कराया जाता है, ये किस ऐतिहासिक मंदिर में होता है? जगन्नाथपुरी। Consider the following statement regarding देव स्नान यात्रा। The water used for sacred bath is fetched specifically from स्वर्णकूप। बिल्कुल सही बात है। वाटर के क्या है? जो ये पवित्र कूप है उससे क्या किया जाता है? नहलाया जाता है, मतलब स्वर्णकूप से नहलाया जाता है, पवित्र स्वर्णकूप से। आफ्टर द बाथ डेटीज आर ड्रेस्ड इन ट्रेडिशनल गजानन। बिल्कुल सही बात है। नहलाने के बाद उनको जो हाथी से क्या है, हाथी के पारंपरिक गजानन वेश में इनको सजाया जाता है। पवित्र स्नान के लिए उपयोग किया जाने वाला पानी सिर्फ स्वर्णकूप से लाया जाता है। बिल्कुल सही बात है, 108 स्वर्णकूप से लाया जाता है। अच्छा, उस 108 स्वर्णकूप से नहलाया जाता है, स्वर्णकूप से 108 जल मटकों से नहलाया जाता है। स्नान के बाद पारंपरिक गजानन वेश सजाया जाता है, ये भी सही है।
है ना। दोनों क्या हो गया आपका, सही हो गया। द टेम्पल दर्शन ऑफ लॉर्ड जगन्नाथ रिमेन्ड टेम्परेरी क्लोज फॉलोइंग द देव स्नान यात्रा, बिल्कुल सही बात है। मंदिर क्लोज हो जाता है, क्यों क्लोज हो जाता है? ऐसा माना जाता है कि भगवान क्या है, ज्यादा नहाने से बीमार पड़ जाएंगे, तुमको रिकवरी की जरूरत होती है। ध्यान दीजिएगा कि देव स्नान कराया गया, 108 मटकों से स्नान कराएंगे तो भगवान तो सर्दी जुकाम हो जाएगी, तो वहां बीमार पड़ जाएंगे, इसलिए क्या है कि उनके उपचार के लिए दर्शन बंद कर जाते हैं। फिर भगवान को काढ़े वगैरह का भोग लगता है, वह काढ़ा भक्तों के प्रसाद में दिया जाता है। नेशनल स्टैटिक्स डे, देखिए अभी भी क्या है कि राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस बनाया गया, कब मनाया गया है? 29 जून। कब मनाया गया है? 29 जून को। अच्छा, क्यों मनाया जाता है? क्योंकि पहली बात तो ये शुरू कब हुआ? ये शुरू 2007 से हुआ। कब हुआ? 2007 शुरू हुआ, क्योंकि उस प्रोफेसर प्रसन्त चंद्र महालनोबिस की क्या है, जयंती होता है, इनका बर्थडे है। और इनको भारत में स्टैटिक्स का जनक माना जाता है, मतलब पीसी महालनोबिस जी को भारत में स्टैटिक्स का जनक माना जाता है। और इसी उसमें जो है 29 जून को क्या है, इनका बर्थडे है, इसलिए जो है नेशनल स्टैटिक्स डे मनाया जाता है। इसका विश्व संस्करण अभी अभी हुआ है। अच्छा, इन्होंने क्या किया था? इन्होंने 1931 में इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट की स्थापना की थी, 1931 में। और साथ ही साथ क्या है कि जो 5 ईयर प्लान था, जो हैवी इंडस्ट्री फोकस था सेकंड वाला, उसके फॉर्मेशन भी इन्होंने ही किया था। जो 5 ईयर प्लान फॉर्मेशन है, उसको भी इन्होंने किया था। आईएसआई की इन्होंने स्थापना की थी 1931 में। फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स इंडिया माने जाते हैं। और इनका जन्म जो है 29 जून को हुआ था, और 2007 से मनाया जाता है। कौन सा दिवस? नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे। नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन जून 29 टू ऑनर बर्थ एनिवर्सरी ऑफ हुम? पीसी महालनोबिस। किसकी जयंती हर साल 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस को मनाया जाता है? पीसी महालनोबिस जी की। कंसीडर द फॉलोइंग रिगार्डिंग प्रोफेसर पीसी महालनोबिस। ही फाउंडेड द आईएसआई एट कोलकाता 1981। बिल्कुल सही बात है। ही प्लेड अ की रोल इन ड्राफ्टिंग इंडिया फर्स्ट 5 ईयर, नहीं गलत जवाब, सेकंड 5 ईयर प्लान, गलत हो गया। उन्होंने 1931 में कोलकाता में भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना की, सही बात है। उन्होंने भारत की पहली पंचवर्षीय योजना, गलत जवाब, दूसरी ना, पहला गलत हो गया। 20 जून सेलिब्रेटेड एज ए नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे, तो सही बात है। 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है, बात एकदम सही है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि पीसी महालनोबिस जी को मनाया जाता है फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स, इसीलिए क्योंकि इनके फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स मनाया जाता है, और 29 जून को इनका जन्मदिन है, इसलिए तो करा जाता है। सही हो गया। तो इस तरह से हमने आज करंट अफेयर्स कंप्लीट किए। अब इसको मैं आपको समरी बना के दे दूंगा टोटल करंट अफेयर्स की, ताकि आप इसको फुल्ली रिवाइज कर सके मंथली की। और मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा, आप लोग नोट्स बनाइए, पढ़े, रिविजन करिए, तभी जाके कुछ हो पाएगा सिलेक्शन में। और नोटिफिकेशन पीसीएस का आ चुका है, आरओआर का नोटिफिकेशन आने वाला है। आप लोग लग के तैयारी करिए, ताकि इस बार आप सिलेक्शन को क्या करिए, सुनिश्चित करिए। क्योंकि सिलेक्शन सुनिश्चित करना बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि जितना आप मेहनत करेंगे आप ही को फायदा मिलेगा, सिलेक्शन आपका सुनिश्चित होगा, आपके घर वाले भी खुश होंगे। ठीक है, चलिए तो फिर मिलते हैं कल करंट अफेयर्स में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आज कुछ लेफ्ट से कुछ क्या कहते हैं कट गया था, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ आपको दिक्कत नहीं हुई होगी। ठीक है, चलिए, जय हिंद, जय भारत।